भारत का आर्थिक विकास सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यापार पर आधारित प्रतीत होती है, जो यातायात में प्रगति के आधार पर समझी जा सकती है। लगभग 600 ईपू महाजनपदों में विशेष रूप से चिन्हित सिक्कों को ढालना आरंभ कर दिया था। इस समय को गहन व्यापारिक गतिविधि एवं नगरीय विकास के रूप में चिन्हित किया जाता है। 300 ईपू से मौर्य काल ने भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण किया। राजनीतिक एकीकरण और सैन्य सुरक्षा ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ व्यापार एवं वाणिज्य से सामान्य आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा मिला। अगले 1500 वर्षों में भारत में राष्ट्रकूट, होयसल और पश्चिमीगम जैसे प्रतिष्ठित सभ्यताओं का विकास हुआ। इस अवधि के दौरान भारत को प्राचीन एवं 17वीं सदी तक के मध्ययुगीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आंकलित किया जाता है। इसमें विश्व की कुल संपत्ति का 1/3 से 1/4 भाग मराठा साम्राज्य के पास था। इसमें यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौरान तेजी से गिरावट आई। भारत विश्व का सबसे धनी देश था और 17वीं सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 1 भारत में इसके स्वतंत्र इतिहास में केंद्रीय नियोजन का अनुसरण किया गया है, जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व, विनियमन, लाल फीताशाही और व्यापार अवरोध विस्तृत रूप से शामिल है। 1991 के आर्थिक संकट के बाद केंद्र सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति आरंभ कर दी। भारत आर्थिक पूंजीवाद को बढ़ावा देने लग गया और विश्व की तेजी से बढ़ती आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व का सबसे पहला ज्ञात स्थायी और मुख्य रूप से नगरीय आबादी का उदाहरण है। इसका विकास 3500 ईपू से 1800 ईपू तक हुआ, जो उन्नत और संपन्न आर्थिक प्रणाली की ओर बढ़ा। यहाँ के नागरिकों ने कृषि, पालतू जानवर, तांबे, कांसा एवं टिन से तीक्ष्ण उपकरणों और शस्त्रों का निर्माण तथा अन्य नगरों के साथ इसका विक्रय करना आरंभ किया। 6 घाटी के बड़े नगरों हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी में सड़कें, अभिविन्यास, जल निकासी प्रणाली और जलापूर्ति के साक्ष्य उनकी नगरीय नियोजन के ज्ञान को उद्घाटित करता है। यद्यपि प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन भारत की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती थी, जिसकी अर्थव्यवस्था विस्तृत रूप से पृथक और आत्मनिर्भर रही है। आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि था और कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण तथा शिल्प जैसे हाथ आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के अलावा खाद्य आवश्यकताएं भी कृषि से पूर्ण होती थी। कृषकों के अलावा अन्य वर्गों के लोग नाई, बढ़ई, चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक अथवा वैद्य, सुनार, बुनकर आदि कार्य करते थे। साथ आर्थिक गतिविधियों को रूप देने में मुख्यतः हिंदू धर्म और जैन धर्म प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। तीर्थस्थल कस्बे जैसे प्रयागराज, बनारस, नासिक और पुरी, जो मुख्यतः नदियों के तटों पर स्थित हैं तथा व्यापार एवं वाणिज्य के केंद्र के रूप में विकसित हुए। धार्मिक उत्सव, त्योहार और तीर्थ यात्रा पर जाने की प्रथा ने तीर्थ अर्थव्यवस्था को उत्कर्ष पर पहुंचाया। 8 जैन धर्म में अर्थव्यवस्था को तीर्थकर महावीर और उनके सिद्धांतों एवं दर्शन ने प्रभावित किया। इसके पीछे का इतिहास उनके दर्शन से समझाया जाता है। वो जैन धर्म के फैलाने वाले अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। आर्थिक प्रसंग में उन्होंने अनेकांत गैर निरपेक्षतावाद के सिद्धांत से समझाया। 9 वस्त्र उद्योग में सूती, ऊनी और सिल्क प्रमुख थे। सूती वस्त्र उद्योग बड़ा व्यापक था। इस उद्योग में बहुत से लोग लगे हुए थे। कपास का धुनना और काटना आमतौर पर घरों में ही होता था, परंतु किन्हीं क्षेत्रों में इस कार्य में विशिष्टता प्राप्त हो गई थी। बारीक से बारीक सूत काटा जाता था। थेवेनॉट को अहमदाबाद के समीप कारीगरों का एक समूह मिला, जिसका कोई निश्चित घर था और जो एक गांव से दूसरे गांव को काम की तलाश में जाता था। ये बिनौलों से कपड़ा निकालने, रुई को साफ करने और धुलने का कार्य करते थे। भारत के ग्रामों में ही नहीं, बड़े बड़े नगरों में जुलाहे परिवार रहते थे, जो वस्त्र निर्माण का कार्य करते थे। तैयार कपड़े को धोने का कार्य धोबी करते थे, जो वस्त्र निर्माण का कार्य करते थे। तैयार कपड़े को धोने का कार्य धोबी करते थे। तैयार कपड़े को धोने के लिए पहले गर्म पानी में औटाया जाता था। इसके पश्चात उसे धोया और धूप में सुखाया जाता था। मोटे कपड़े को धोते समय धोबी उसे पत्थर पर पीटते थे। बारीक कपड़ों को पीटा नहीं जाता था, उसे धूप में सुखाने के लिए फैला दिया जाता था।